तो महाराष्ट्र में जो सियासी भूकंप आया हुआ है, इसमें अब नया मोड़ भी आता हुआ दिख रहा है। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने महाराष्ट्र सरकार के अंधाधुंध फैसले को लेकर हिसाब मांगा है और इसी के साथ साथ राज्यपाल ने 22, 23 और 24 जून को लिए फैसलों और उसके निपटाई गई जो फाइलें हैं उनकी जानकारी हासिल की है। और सूत्रों के मुताबिक इन 3 दिनों में उद्धव सरकार ने 200 से ज्यादा फाइलों को निपटाया है और सरकारी प्रस्ताव जारी किए हैं। उधर बीजेपी नेता प्रवीण दारेकर ने राज्यपाल को दरअसल पत्र लिखकर ये शिकायत की थी कि जो अस्थिरता की और बगावत की स्थिति है उसके बीच उद्धव सरकार ने आनन फानन में कई फाइलों को निपटाया है, जिसके बाद ये फैसला बताया जा रहा है लिया गया। किस खेमे में क्या हो रहा है आपको बता दें जल्दी से। शिंदे गुट में देखिए गुवाहाटी की में होटल में इस वक्त वो लोग मौजूद हैं। 5 जुलाई तक ये बुकिंग की बात यहां पर अब सामने आ चुकी है, यानी ये बुकिंग बढ़ाई जा रही। पहले 7 दिनों के लिए बुकिंग की गई थी। शिंदे गुट अब तक समर्थन वापस शिंदे गुट ने नहीं लिया। बार बार उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि शिवसेना के साथ ही है। फ्लोर टेस्ट की मांग भी फिलहाल शिंदे गुट की तरफ से अभी नहीं किया गया है, यानी अभी फ्लोर टेस्ट की बात नहीं हो रही। अब कौन फ्लोर टेस्ट की बात करेगा, क्योंकि बीजेपी की तरफ से भी खबरें आ रही हैं कि वो भी फ्लोर टेस्ट की बात नहीं कर सकते हैं। अब देखना होगा क्या फैसला लिया जाता है। इन सब के बीच 2 और विधायकों के आने का दावा हो रहा है शिंदे गुट की तरफ से कि अभी 2 और विधायक हैं जो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। वहीं उद्धव गुट में क्या हो रहा है, एक और विधायक के टूटने की खबर आ रही है। बार बार ये अपील की जा रही, चाहे वो भावात्मक हो या उनको ये कहा जा रहा हो कि हमारे साथ रहिए तो ही आपका फायदा, लेकिन ये फायदा फिलहाल उद्धव गुट के कुछ लोगों को नजर नहीं आ रहा है और वो भी अब छोड़कर शिंदे गुट में जाने की तैयारी में है। इस्तीफा दे चुनाव में आए बागी, उद्धव गुट की तरफ से कहा गया है कि इस्तीफा दें और सीधे चुनाव में आए ये जो बागी गए हैं। इसी के साथ साथ आदित्य ठाकरे जरूर ये कह रहे हैं कि अभी भी दरवाजा खुला हुआ है, आप आए, अभी चाहें तो आ सकते हैं। साथ ही साथ वो ये भी कह रहे हैं कि 19 से 20 विधायक उनके साथ हैं, जैसे ही वो मुंबई आएंगे वो हमारे साथ हो जाएंगे। उन्हें ईडी का डर दिखाकर दरअसल वहां पर रोका गया है, वहां पर बैठाया गया है, लेकिन वो डर खत्म होगा तो वो हमारे साथ आ जाएंगे। इसीलिए वो लोग मुंबई आने से डर रहे हैं, गुवाहाटी में बैठे हुए हैं। एक बयान भी संजय राउत का आया था कि कब तक रहेंगे गुवाहाटी में, कभी तो आएंगे चौपाटी में। तो ये सारे सवाल देखिए बने हुए हैं। इन सब के बीच दोनों ही गुट, चाहे उद्धव गुट हो या शिंदे गुट हो, अपनी अपनी तैयारी में जुटा हुआ है। लेकिन अभी बहुत ही धीमी रफ्तार से महाराष्ट्र की सियासत करवट बदल रही है। लेकिन यह जरूर हो रहा है कि एक जो शिंदे गुट है वो बार बार उद्धव गुट के और लोगों को अपने साथ जोड़ने में सफल हो रहे हैं। कुछ और जानकारियां भी मिल रही है। 14 निर्दलीय बताया जा रहा है उनके साथ है, साथ ही साथ 39 विधायक अभी उनके साथ हैं। 2 से 3 विधायक और पहुंच सकते हैं, उनके खेमे में जुड़ सकते हैं, तो उनका खेमा और मजबूत हो रहा है। उद्धव सरकार के पास, उद्धव ठाकरे के पास क्या विकल्प अब दिखते हैं, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि जो सबसे प्रमुख और बड़ा विकल्प उनके सामने था उन विधायकों को निलंबन का लेकर, जिसको लेकर डिप्टी स्पीकर ने दरअसल नोटिस भी दिया था। कोर्ट में पूरा मामला पहुंचा था और कोर्ट में पहुंचने के बाद अब 11 जुलाई को इस पर आगे सुनवाई होगी। इस बीच ये जो तस्वीरें हैं जरा देखिए, किस तरीके से जो गुट है शिंदे गुट वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और वो ये दिखा रहा है कि हम सारे विधायक बागी जो हैं वो एक है। हमारी सोच अभी भी शिवसेना के साथ जुड़ी हुई है, हमारी सोच अभी भी बाला साहेब ठाकरे के साथ जुड़ी हुई है और उन्हीं के आदर्शों को हम आगे बढ़ाएंगे। इस बीच आपको याद होगा वो बयान भी जहां संजय राउत ये कह रहे हैं कि अपने बाप के नाम पर चुनाव लड़े, अपने बाप के नाम पर वो पार्टी बनाए। तो इस तरीके की बातें भी अब सियासी माहौल में होती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि एकनाथ शिंदे बार बार ये कह रहे हैं कि वो शिवसेना के साथ हैं। लेकिन यहां जो 2-3 चीजें उन्होंने प्रमुख तौर पर कही वो ये कि अगर वो महाराष्ट्र विकास आघाड़ी का साथ छोड़ देते हैं, महाविकास आघाड़ी का साथ छोड़ दें और संजय राउत को छोड़ दें तो ये बागी विधायक वापस आ सकते हैं। तो क्या ऐसा कोई फैसला हो सकता है, ये भी देखना होगा। लेकिन इससे पहले संजय राउत ने एक बयान जरूर दिया था कि अगर तुम आ जाओ तो आघाड़ी छोड़ देंगे हम। लेकिन क्या अब वो सूरत बनती नजर आ रही है, देखना होगा। अनुपम हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं, अरविंद भी हमारे साथ इस वक्त, आशुतोष हमारे साथ इस वक्त नजर आ रहे हैं, पारस दामा भी इस वक्त हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। पारस का जल्दी से पहले रुक करते हुए, पारस क्या यथास्थिति इस वक्त नजर आ रही है? फ्लोर टेस्ट की बात तो दिख नहीं रही, इतना डिले क्यों हो रहा है? क्या समीकरण बनते और बिगड़ते नजर आ रहे हैं?
समीकरण अर्पिता पिछले 10-12 दिन से बन रहे हैं, बिगड़ रहे हैं। समीकरण जो है वो बदलेंगे। अभी जिस तरीके की स्थिति पूरे महाराष्ट्र में बनी हुई है, जमीन पे जो उठापटक है वो आप देख रहे हैं, जो अंदर पार्टियों में उठापटक है वो भी आप देख रहे हैं, जो फ्लोर टेस्ट की आप बात कर रही हैं, तो बीजेपी ने एक तरफ साफ किया है कि वो फ्लोर टेस्ट में हिस्सा नहीं लेंगे। मतलब वो नहीं कहेंगे जाके कि फ्लोर टेस्ट करवाया जाए। एकनाथ शिंदे गुट की तरफ से भी ये कहा गया है कि हम भी जाके नहीं कहेंगे कि फ्लोर टेस्ट की मांग कराई जाए। बट भगत सिंह कोश्यारी जो गवर्नर है वो जरूर शोमोटो के तहत जो है वो कह सकते हैं कि आपको करना चाहिए। जिस तरीके से महाराष्ट्र में हालत बनी हुई है, हालत ये है, आलम ये है कि अब किस तरीके से सरकार या स्टेट को चलाना है ये बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया है। अगर आपको एक राज्य चलाना है तो राज्य में स्टेबिलिटी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जिस राज्य में इतनी सारी पॉलिटिकल गतिविधियां हो रही हैं, इतनी सारी दिक्कतें हो रही हैं, हर रोज कुछ ना कुछ नई चीजें सामने आ रही है, इस तरीके से किस तरीके से सरकार जो है वो स्टेट चला सकती है, तो ये सवाल सामने रखा जा सकता है। और गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी ये निर्णय ले सकते हैं कि आप जो है फ्लोर टेस्ट करवाया जाए। तो ये एक सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो कल से जो उठ रहा है कि फ्लोर टेस्ट होगा तो कब होगा। फ्लोर टेस्ट होना तय है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक चीज जरूर कह दी गई है कि चीजें आगे बढ़ेंगी, प्रोसेस आगे जाएगा, बट फ्लोर टेस्ट होना तो जरूरी है ना, क्योंकि अगर फ्लोर टेस्ट नहीं होगा तो सरकार कैसे चलेगी, सरकार कैसे चलाएगी स्टेट को, और स्टेट नहीं चलेगा तो कितनी दिक्कतें आएंगी। तो ये होना बहुत जरूरी है। वोट होगा, फ्लोर टेस्ट जरूर होगा, कब होगा ये एक बहुत बड़ा सवाल है अर्पिता। ठीक है, लेकिन पारस यहाँ पर बड़ी खबर तो यही आ रही है कि अभी फ्लोर टेस्ट को लेकर जो सस्पेंस है वो अभी भी बना हुआ है, क्योंकि बीजेपी की तरफ से भी कहा गया फ्लोर टेस्ट की मांग वो नहीं करने वाले हैं, और ये जो बागी विधायक है ये भी अभी यही कह रहे हैं। तो आखिरकार बिना फ्लोर टेस्ट के क्या भविष्य दिखता है महाराष्ट्र का, ये भी देखना होगा, क्योंकि जो बागी कुनवा है वो तो बढ़ता जा रहा है। उद्धव ठाकरे अपने दांव खेल जरूर रहे हैं, आमंत्रण भी किया जा रहा है कि आप आइए, और वो ये भी कह रहे हैं कि 20 से 25 विधायक ऐसे हैं जब महाराष्ट्र लौटेंगे तो वो उनके साथ हो जाएंगे। अगर ऐसा होता है तो भी समीकरण बनता बिगड़ता वो दिख रहा है। लेकिन इन सबके बीच जो होटल की बुकिंग है उसको बढ़ा लिया गया है। अब कुछ और दिन गुवाहाटी में ही रहने वाले हैं ये बाकी विधायक, यानी अभी जो सस्पेंस की स्थिति है वो ऐसी ही बनती हुई नजर आ रही है। तो कुल मिलाकर सस्पेंस बरकरार है। फ्लोर टेस्ट की बात हो रही थी, पहले खबरें आ रही थी कि राज्यपाल के पास जाया जा सकता है, फ्लोर टेस्ट की बात कही जा सकती है, लेकिन इन सब के बीच अब यही खबर आ रही है कि शिंदे गुट ने 5 जुलाई तक होटल की बुकिंग जो है उसको बढ़ा दिया है, यानी 5 जुलाई तक उनका बाकी जो विधायकों का गुट है वो वहीं रहेगा। और इसी के साथ साथ अभी और कुनबा उनका मजबूत होता हुआ भी दिख रहा है। भारतीय जनता पार्टी इस राजनीतिक अस्थिरता में हमने आने वाले दिनों में क्या भूमिका लेनी चाहिए, इस विषय पर हमने आज चर्चा की है, और चर्चा के बाद ये तय किया है कि अभी भी हमने वेट एंड वॉच करते हुए आने वाले दिनों में जैसी परिस्थिति निर्माण होगी फिर से कोर टीम बैठेगी और उचित निर्णय, जनहित का निर्णय, महाराष्ट्र के हित का निर्णय, लोकहित का निर्णय, महाराष्ट्र को आगे बढ़ाने का निर्णय करने के लिए भारतीय जनता पार्टी पूरी साथ में आगे जाएगी। और भारतीय जनता पार्टी वेट एंड वॉच के भूमिका में आज भी है। वडोदरा में एक मीटिंग हो गई, उस मीटिंग में कौन था सबको मालूम है। रात के अंधेरे में मीटिंग हो, वहां से इंस्ट्रक्शन दिया गया संजय राउत का आवाज बंद करो। वो अपनी पार्टी और सरकार और महाराष्ट्र को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद नोटिस आ गई। उनको बीजेपी के साथ ही सरकार बनानी पड़ेगी ना, और किसके साथ बनाएंगे, उनको बीजेपी में मर्ज होना पड़ेगा। कानून तो यही कहता है, एंटी डिफेक्शन। और इसलिए जो भी शिवसेना के लिए सामने आकर लड़ेंगे, बात करेंगे, स्वाभिमान की बात करेंगे, उनको जेल में डालो। ये लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश है, ये खुद की विफलता, खुद के विधायकों की नाराजगी, इस पर वे चिंतन करते, पर ना इन्हें खुद की खामियों का मंथन करना है, ना उन खामियों को वे स्वीकार करना चाहते हैं। उनके पास तो एक ही रास्ता है, जब भी कुछ भी हो जाए तो उंगली या तो केंद्र सरकार की ओर करे या हमारे नेताओं की ओर करे। तो ये बचपना छोड़ दें, वे आत्मचिंतन करें, और ये उनके दल का अपना निजी मामला है। निजी मामले में वे अपने परिवार में उस मामले को निपटे, हमारा उस मामले से कोई लेना देना नहीं है। ये तो बात जाहिर है और लोगों ने भी देखा है, मध्य प्रदेश में हो, कर्नाटक में हो, जिस तरह और राजस्थान में जो इस तरह का प्रयास किया गया वो नाकामयाब रहा।
लेकिन लगातार इस तरह की बातें नॉर्थ ईस्ट में कुछ स्टेट्स में इस तरह की बातें हुई, लेकिन जिस तरह से कुछ गवर्नमेंट मशीनरीज का कहिए, कुछ बातें जो कुछ संस्थाएं हैं जिस तरह की स्वायत्तता उनको रहती है, ऑटोनॉमी रहती है, लेकिन क्या रियल में ऑटोनॉमी है या इस तरह का इस्तेमाल होके इस तरह के दबाव तंत्र से भी कुछ बातें होती है, तो ये लोगों के जहन में है। तो कुल मिलाकर विकल्प क्या दिख रहा है? विकल्प ये दिख रहा है कि फ्लोर टेस्ट की बात हो, लेकिन ना अभी शिंदे गुट की तरफ से कहा जा रहा है, ना बीजेपी इस पर आगे आने वाली है। तो ऐसे में ये जो उथापटल की स्थिति बनी हुई है, ये कैसे सुलझेगी, बड़ा सवाल है। लेकिन इन सब के बीच आपको बता दें, जो शिंदे गुट है वो अभी भी गुवाहाटी में ही डटा हुआ है, वहां के होटल में वो मौजूद है। वहीं शिंदे के कमरे में विधायकों का जमावड़ा लगा हुआ है, क्योंकि उनसे वो लगातार संवाद कर रहे हैं, आगे की रणनीति पर चर्चा कर रहे हैं कि क्या हो सकता है। कई विधायक जिनसे आज तक ने भी खास तौर पर बात की, वो बागी विधायक, वो भी कह रहे हैं कि वो जैसा शिंदे आदेश करेंगे वैसा ही आगे वो करेंगे। साथ ही साथ विधायकों को दिया जा रहा है घर का खाना, क्योंकि एक लंबा वक्त 7 दिन का से ज्यादा समय हो चुका है और ऐसे में घर का खाना उनको दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर उन बागी विधायकों में उत्साह नजर आ रहा है। फैसले के बाद आतिशबाजी का भी प्लान इन बागी विधायकों की तरफ से बनाया गया। तो सियासी हलचल किस करवट में बदल रही है आपको बता दें। हमारे साथ तमाम खास सहयोगी इस वक्त मौजूद है, पल पल के अपडेट के साथ वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ पारस दामा इस वक्त मौजूद है, साथ ही साथ आशुतोष हमारे साथ मौजूद है और इसी के साथ साथ अनुपम भी हमारे साथ मौजूद है। अनुपम गुवाहाटी में मौजूद है। अनुपम, क्योंकि हम दिखा रहे थे कि किस तरीके से आगे की रणनीति अब जो शिंदे गुट है वो बनाता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन क्या ये माना जाए कि इनको पता नहीं था कि वक्त इतना लग सकता है? क्योंकि पहले 7 दिन के लिए होटल, उसके बाद 2 दिन और बढ़ाया जाता है, उसके बाद अब 5 जुलाई तक के लिए होटल की बुकिंग कर दी गई है। यानी अब ये खुद भी डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि करना क्या है। जी बिल्कुल, इनकी रणनीति से एक बात तो अब साफ होती जा रही है कि अभी फिलहाल चौपाटी ये नहीं जा रहे, गुवाहाटी में ही रह रहे हैं। यहाँ की हवा, फिजा, पहाड़ और जंगल इनको लगता है ज्यादा अच्छे लग गए हैं। हालांकि जो बात है कि अब स्थिति ऐसी हो गई है कि खास तौर पर गवर्नर के अगले कदम का इंतजार इनको है। आज भी मीटिंग होनी है यहाँ भीतर में होटल रेडिसन ब्लू में एकनाथ शिंदे गुट की। एक तरफ तो ये अपनी जो संख्या है उसको और कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि जो एक बफर जोन की बात की जा रही है वो रहे, क्योंकि बार बार ही ये बात सामने आ रही है कि जैसे ही ये मुंबई पहुंचेंगे हो सकता है 3-4 विधायक या कुछ विधायक यहाँ से कर दूसरे खेमे में चले जाए, उद्धव ठाकरे के पास वापस जाए। ऐसे में इनको एक बफर जोन, एक अतिरिक्त संख्या साथ लेकर चलना ही पड़ेगा। वही कोशिश लगातार निरंतर हो रही है। दूसरी ओर अब जो पहला चरण था कि संख्या बढ़ाने का, वो लगभग पूरा हो चुका है। इक्का दुक्का और बढ़ने की बात सामने आ रही है, एक विधायक की और अभी जुटने की बात सामने आ रही है। अगला कदम है कि किस तरह से अब सरकार में आया जाए, सत्ता बनाई जाए, तो उसके लिए फ्लोर टेस्ट जरूरी है। 3 प्रक्रियाएं हैं। बीजेपी या तो कहे, दूसरी ओर यहाँ पर एकनाथ शिंदे गुट कहे, या गवर्नर स्वतः स्फूर्त निर्णय ले। तो गवर्नर के निर्णय का फिलहाल ये लोग इंतजार कर रहे हैं। 30 तारीख तक तो जो सुनने में आ रहा है, इनकी तरफ से कुछ नहीं कहा जाएगा और इनकी ओर से लगातार संपर्क भी स्थापित करने की कोशिश हो रही है गवर्नर से, ताकि गवर्नर अगर फ्लोर टेस्ट के लिए बुलाते हैं तो तारीख देते हैं, तो उस तय तारीख पर ये यहाँ से जाएं और बेहद खास कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच इनको मुंबई ले जाया जाएगा और फ्लोर टेस्ट कराया जाएगा। तो इन सब बातों पर ही फिलहाल विचार विमर्श भीतर में चल रहा है, लेकिन तारीख अभी तय नहीं हुई है, अभी कुछ और वक्त लगेगा। आशुतोष, आप किस तरीके से देख रहे हैं, यहाँ क्या स्थितियां बनती बिगड़ती हुई नजर आ रही हैं? क्योंकि शिंदे गुट भी ऐसा लग रहा है अभी तक तय नहीं कर पाया। बीच में खबरें आई कि एमएनएस के साथ जा सकते हैं, राज ठाकरे से 2 से 4 बार बातचीत हो चुकी है उनसे। रास्ता क्या दिख रहा है, विकल्प क्या दिख रहा है? और मुंबई आने से आखिरकार डर क्यों, जब सुरक्षा भी इनको दी जा रही है, ये कहा जा रहा है सुरक्षित है आप, तो क्या इसी बात का डर है जो आदित्य ठाकरे कह रहे हैं कि अगर आते हैं तो 15 से 20 विधायक टूट जाएंगे, उनके खेमे से वापस उद्धव गुट में आ जाएंगे? राजनीति में संभावनाएं अथाह होती हैं,
अगर एकनाथ शिंदे ने मेहनत की है कि 35 से 38, 39 और संख्या बढ़ा करके इतनों को सूरत होते हुए गुवाहाटी ले जा सकते हैं, तो अगर वो जब यहाँ फ्लोर टेस्ट के लिए आएंगे, क्योंकि आखिरी में जब ये विधानसभा तक पहुंचेगा, और अमूमन अब तक हमने जितने भी प्रेसिडेंट्स या मिसाल देखी हैं उसमें आखिरी फैसला विधानसभा के फ्लोर पर, पट पर ही होता है। वहां पर अगर 3 या 4 भी बगावत कर जाते हैं और संख्या बल में सिर्फ 1 या 2 की कमी हो जाती है, तो एक तो नो कॉन्फिडेंस मोशन गिर जाएगा, उसके बाद बाकी प्रक्रिया में फिर वो सब कुछ चुनौती आ जाती है, फिर चाहे उसमें डिस्क्वालिफिकेशन प्रोसीडिंग्स, एंटी पार्टी एक्टिविटीज हो, वो सब कुछ। विधायकों को भी क्या अपना करियर और अपना ये जो टेन्योर है विधायकी का, क्या वो दांव पर लगाने को तैयार हैं? क्योंकि इसके विपरीत स्थिति थी मध्य प्रदेश में और कर्नाटक में, क्योंकि विधायकों ने इस्तीफा दे दिया, वो कुर्सी छोड़ने को तैयार थे, दोबारा चुनाव में जाने को तैयार थे। क्या शिवसेना के बागी विधायक विधायकी छोड़ करके दोबारा चुनाव में जाने को तैयार हैं? दूसरी स्थिति जो है वो आती है गवर्नर के सामने और बीजेपी। आप देखिए, भले फडणवीस ने मुलाकात की हो एकनाथ शिंदे के साथ सूरत गुजरात में, लेकिन बीजेपी खुलकर अभी तक मैदान में नहीं आ रही है, और उसकी वजह है 2.5 साल पहले की वो संजय राउत कुछ कह रहे हैं, जरा वो सुनवा देते हैं क्या कह रहे हैं वो, सुनिए। आमदारांसाठी पक्षाचे दरवाजे पूर्णपणे बंद झालेत की जे नेतृत्व करतायत त्यांच्यासाठी बंद झालेत, काय भूमिका आहे? माननीय उद्धव जे असतील, की आमचे आदित्य ठाकरे असतील, किंवा आम्ही सगळे असू, अजूनही आम्ही त्यातल्या काही लोकांना बंडखोर मानायला तयार नाही। तो संजय राउत जो लगातार मुखर हैं, हर एक बात पर प्रक्रिया दे रहे हैं, और इसीलिए अब देखिए लगातार जो आज स्थितियां हैं उस पर भी वो बात कर रहे हैं। उन्होंने खुलकर ये कहा कि फ्लोर टेस्ट के अलावा क्या विकल्प बनता है, और इसके अलावा वो ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी के साथ ही जाएंगी। बीजेपी अगर अभी खुलकर सामने नहीं है, लेकिन ये पूरा खेल बीजेपी की तरफ से ही चलाया जा रहा है ऑपरेशन लोटस के तहत। लेकिन इन सब के बीच अभी बीजेपी का कहना यह है कि हमारा कोई इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ये इनका ही आपसी कलह है जो सामने आ रही है। लोकांना लोकभावना इतक्या तीव्र आहेत। काल अकोल्यामध्ये मी पाहिलं आत्ताच आपल्या सगळ्या माध्यमांवर 25,000 लोक काल रस्त्यावरती उतरले नितीन देशमुखांच्या समर्थनार्थ, आणि जे बंडखोर निघून गेलेले आहेत त्यांच्या विरोधामध्ये, आणि उद्धव ठाकरेंना पाठिंबा देण्यासाठी। म्हणजे अक्षरशः जनसागर उसळला ठिकठिकाणी। काल कर्जत असेल किंवा अन्य ठिकाणी आदित्य ठाकरे गेले, सभा घेतली, आपण पाहिलं असं चित्र। लोक उत्स्फूर्तपणे रस्त्यावर येतात। लवकरच ठाण्यामध्ये तुम्हाला हे चित्र दिसायला लागेल। शिवसेनेमध्ये किंवा शिवसेनेला मानणारी जनता ही अशा प्रकारच्या कोणत्याही विचाराला स्थान देत नाही, हे लक्षात घ्या। त्याच्यामुळे आम्ही निश्चिंत आहोत। ठीक आहे, वेट अँड वॉच जर इतर कोणी करत असेल समोरून, तर आमचं वेट अँड वॉच सुद्धा आहे। सर, राज्यपालांनी 21 काही दिवसांमध्ये जे जीआर मंजूर झाली याची माहिती मागितली। अरे बापरे, त्यांनी खरं म्हणजे 12 आमदार 2.5 वर्षापासून त्यांच्या टेबलात पडून आहेत राजभवनाच्या झाडी झुडपात। त्याची माहिती घ्यायला पाहिजे की आम्ही या आमदारांना अजून योगदान काय देऊ शकलो नाही। 12 आमदार नामनियुक्त। ठीक आहे, राज्यपाल माहिती देतील। अशा परिस्थितीमध्ये राज्यपालांचा करोना बरा झाला आहे त्याबद्दल शुभेच्छा देतो, आणि ते कामाला लागले असतील तर त्या 12 आमदारांची फाईल त्यांनी ताबडतोब क्लिअर करावी। देवेंद्र फडणवीस यांच्या शासकीय निवासस्थानी, हा बोला, देवेंद्र फडणवीस यांच्या शासकीय निवासस्थानी भाजपच्या बैठका होत्या, असं म्हटलं जातं की सत्ता स्थापनेसाठी या हालचाली सुरू झाल्या। देवेंद्र फडणवीस हे या राज्याचे विरोधी पक्ष नेते, त्यांच्याकडे बऱ्यापैकी आमदारांचं बळ है विरोधी पक्षामधले व्यक्ती असले। वो कह रहे हैं कि 12 विधायकों के संबंधित जुड़ी हुई जो फाइलें थी और उनके उसको जो है गवर्नर उसको क्लियर करें, राज्यपाल उसको क्लियर करें। काम चांगल्या प्रकारे करू शकतो आणि महाराष्ट्राला पुढे नेऊ शकतो, आमची काय नाही। आणि देवेंद्र फडणवीस यांच्यामध्ये क्षमता आहे, त्यांनी या राज्याचे मुख्यमंत्रीपद सांभाळलं, पण त्यांनी आता सध्या जे डबकं झालं त्या डबक्यात उतरू नये, त्यांचे प्रतिष्ठा असं माझं त्यांना मित्र। उद्धव ठाकरे राज्य के मुख्यमंत्री रहे हैं, उन्हें सरकार चलाने का अनुभव रहा है। राजनीति में कुछ लोगों ने जो माहौल खड़ा किया है, प्रयत्न तर त्यांच्या पक्षाची प्रधानमंत्री मोदी आणि स्वतः देवेंद्र फडणवीस त्यांची समाजाची अप्रतिष्ठा होईल असं माझं स्पष्ट आणि परखड मत आहे, आणि मला खात्री आहे
ते अगर ऐसे माहौल में देवेंद्र फडणवीस उनकी पार्टी सड़क पर उतर करती है तयार केलेलं किंवा त्यांच्यामध्ये तयार झालेलं तो बीजेपी की छवि के लिए अच्छा नहीं है। संजय राउत एक बार फिर के खुलकर सामने आए हैं और उन बागी विधायकों को लेकर कह रहे हैं कि जो गुवाहाटी में बैठे हैं वो सभी बागी नहीं है। यानी अभी भी उद्धव गुट की तरफ से दावा किया जा रहा है कि 15 से 20 ऐसे विधायक हैं जो अभी उनके साथ हैं। जैसे वो मुंबई पहुंचेंगे वो उनके साथ हो लेंगे। हालांकि उन्हें किसी दबाव के चलते वहां गुवाहाटी में रोका गया है। लेकिन इन सब के बीच एक तरफ ये तस्वीर, दूसरी तरफ शिंदे गुट की अब संख्या और बढ़ती हुई भी नजर आ रही है, क्योंकि उनकी तरफ से यह भी दावा किया जा रहा है कि 2 से 3 और विधायक हैं जो उन तक पहुंचेंगे। यानी उनका कुनबा अभी और मजबूत होगा। साथ ही साथ उनकी तरफ से बार बार यह कहा जा रहा है कि वो शिवसेना से अलग नहीं हुए हैं, वो अभी भी पार्टी के साथ हैं। लेकिन कुछ बड़े फैसले पार्टी अगर लेती है तो वो कुछ आगे सोच सकते हैं। लेकिन क्या रणनीति आगे बन रही है दोनों ही गुटों की, ये दिलचस्प होता हुआ पूरा मामला इस वक्त नजर आ रहा है। पश्चिम बंगाल के टीएमसी के 15 लोगों का ईडी का नोटिस जा रहा है, मैं अभी पढ़ रहा है। तो ठीक है, ये सरकार कौन बना रहा है? बीजेपी बना रही है या सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बना रही है? उस बारे में बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है। झारखंड में भी चल रहा है। लेकिन कुछ भी करो, हम डरने वाले लोग नहीं, चाहे मुझे यहां से गिरफ्तार करके लेके जाएंगे। हा दुसऱ्या स्वातंत्र्याचा लढाई या देशामध्ये। दीपक केसरकर ने एक पत्र लिखा था जिसमें उन्होंने कहा कि संजय राउत शिवसेना को खत्म कर रहे हैं। कौन, किसने? दीपक केसरकर ने एक पत्र लिखा और वो कह रहे हैं वो कब आए पार्टी में? बाला साहब के देहांत के बाद वो पार्टी में आए। वो क्या शिवसेना की बात करेंगे? छोड़ दीजिए उनको, बोलो सावंतवाड़ी में चुनकर आकर दिखाइए। शिवसेना नेता संजय राउत के तेवर इस समय केवल बहुत ज्यादा दिखते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरीके के हालात बने हुए वो खुलकर मुखर होकर अपनी बात कहते आ रहे हैं। एक बीच ईडी की तरफ से उनको समन भी भेजा गया है, जिसको लेकर उन्होंने कहा कि अभी वो व्यस्त है और इसलिए वो सामने नहीं आ सकते हैं। लेकिन जो शिंदे गुट है उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि आज अगर शिवसेना की ऐसी स्थिति हुई है तो बताएंगे। आइए यहाँ, ये चैनल, नेशनल चैनल पे कह रहे हैं घर आओ तो बताएं। महाराष्ट्र घर है ना उनका। पचास गए तो 100 चुनकर लाएंगे, उसमें क्या बात है? से दबदबा वाले लोगों को हम कपड़े उतार कर रास्ते में खड़े करते हैं, छोड़ दो। शिवसेना के बागी हो या फिर विरोधी, यहाँ तक कि कई स्वतंत्र राजनीतिक विश्लेषक भी ये मानते हैं कि आज शिवसेना की जो हालत है उसमें संजय राउत की बहुत बड़ी भूमिका है। लोगों का गुस्सा है महाराष्ट्र में, ये नहीं चलता है। ये गुस्सा है, गुस्सा रहेगा और गुस्सा रहना भी चाहिए। ये आग है शिवसेना, हम इस आग को कभी बुझने नहीं देते। ये बाला साहब ठाकरे जी ने हमको कहा है, ये राख नहीं होनी चाहिए शिवसेना, ये आग ही रहनी चाहिए। और उसमें आप हमेशा आग जलने के लिए जो भी डालना है उसमें वो डालते रहिए। संविधा पार्टी का हाईजैक करने का कोशिश करेंगे तो तलवार को तलवार भिड़ेंगी, बंदूक को बंदूक भिड़ेगी। संजय राउत भले ही देश के उच्च सदन राज्यसभा के सम्मानित सदस्य हों, लेकिन उनकी भाषा उनके पद से मेल नहीं खाती। बड़बोलापन संजय राउत का स्वभाव है, एक ऐसी गहरी और बुरी आदत है जिसने कई लोगों के मुताबिक शिवसेना का ये हाल कर दिया है। सामना में लेख लिखते लिखते संजय राउत साल 2019 विधानसभा चुनाव के बाद महाविकास अघाड़ी सरकार की जो पटकथा लिखी, उसका अंत
शिवसेना के बिखराव के साथ हो रहा है। साहब ठाकरे शिवसेना की आप छोड़ गए हैं ना, तो अपने बाप का नाम दे दो। सभी ने जो जितने हैं अपने बाप के नाम पर पार्टी बनाओ और अपने बाप के नाम पर वोट मांगो। हमारा जो पार्टी का बाप है उसका क्यों आप इस्तेमाल कर रहे हो? आप आइए चौपाटी में। गुवाहाटी में क्या है, चौपाटी में आइए ना, विधान भवन के सामने ही चौपाटी है, आइए चौपाटी में, यहाँ भी मजा करेंगे। मुंबई में तो आना पड़ेगा ना, वहां बैठ कर क्या हमको सलाह और मार्गदर्शन कर रहे। शिवसैनिक जमीन पर है, हजारों लाखों शिवसैनिक, हमारे एक इशारा का इंतजार है बस। संजय राउत लंबे समय से लिखने पढ़ने के पेशे में, इसीलिए उनके पास शब्दों की कमी नहीं है। फिर भी वो ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जिन्हें कम से कम महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की आवाज तो नहीं माना जा सकता, जिसका वो अक्सर दावा करते हैं। आप महाराष्ट्र से बाहर है भाई, आप महाराष्ट्र में आकर ये बात कर लीजिए। किसी की सुरक्षा नहीं निकाली, ये जिम्मेदारी हमारी नहीं है। लोगों का गुस्सा जरूर है, अब तक गुस्सा जो है उसका विस्फोट नहीं हुआ है, लेकिन हो सकता है। अभी मेरे पास सांगली के लोग आए, हमारे पूछना चाहते हैं हम लोग क्या करें, अगर ये लोग भड़क गए तो आग लग जाएगी। मैं आपको बताना चाहता हूँ, लेकिन सबको बोला है संयम रखो। ऐसा नहीं है कि संजय राउत के सुर शिवसेना में बगावत के बाद बिगड़े हो। उनके अनियंत्रित बयानों की एक ऐसी लंबी फेहरिस्त है। इसीलिए कई जानकार मानते हैं कि संजय राउत के बड़बोलेपन ने शिवसेना का जितना नुकसान करवाया है, उतना शायद बीजेपी से रिश्ता तोड़कर अपनी विचारधारा के धुर विरोधियों संग सरकार बनाने के कारण भी नहीं हुआ। अब राउत का बयान ही देख लीजिए, जिसमें वो सीधे सीधे बागियों को धमकी दे रहे हैं। आइए चौपाटी में। गुवाहाटी में क्या है, चौपाटी में आइए ना, विधान भवन के सामने ही चौपाटी है, आइए चौपाटी में, यहाँ भी मजा करेंगे। तो मैंने कहा है कि आपने निमंत्रण दिया है हमारे लोगों को, सबको, कि आप गुवाहाटी में आइए। मैं तो बहुत बार गया हूँ, उस होटल में रह चुका हूँ, बहुत अच्छा होटल है। किसी एमएलए ने कहा है कि क्या झाड़ी है, क्या 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 बोलता है, क्या होटल है, क्या पानी है, क्या पहाड़ है। फिर महाराष्ट्र में क्या स्मशान है क्या? सर आपने महाराष्ट्र में स्मशान है? एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में शिवसेना के बागियों ने जिस तरह से रातों रात पहले सूरत और फिर गुवाहाटी में जाकर डेरा जमाया, उसने उद्धव ठाकरे के कामकाज पर उंगलियां उठा दी। शुरुआत में शिवसेना सत्ते में थी, लेकिन शरद पवार से मुलाकात के बाद संजय राउत के सुर बदल गए और शिवसेना पर शरद पवार के असर का एक बार फिर खुलासा हो गया। प्रधानमंत्री मोदी जी सुन लीजिए, अमित शाह जी सुन लीजिए, आपका एक मंत्री महाराष्ट्र में शरद पवार साहब को धमकी दे रहा है। ये धमकी ऐसी है कि आपको घर नहीं जाने देगी। क्या इस प्रकार के धमकियों को आपका समर्थन है, ये महाराष्ट्र जानना चाहते हैं। शरद पवार से संजय राउत की करीबी किसी से छिपी नहीं है। माना जाता है कि उद्धव ठाकरे को बीजेपी से अलग करवाने और कांग्रेस और एनसीपी के खेमे में शामिल करवाने में संजय राउत का बहुत बड़ा महत्व है। आरोप लगाने वाले तो ये भी कहते हैं कि शिवसेना में रहते हुए संजय राउत शरद पवार के हित साधते रहे और उन्होंने शिवसेना को इस हाल में पहुंचा दिया कि उद्धव ठाकरे के बेटे को छोड़कर एक भी मंत्री शिवसेना के साथ नहीं है और सड़कों पर संजय राउत के पुतले जलाए जा रहे हैं। संजय राउत अपने बयानों से लगातार शिवसेना में बगावत के विवाद को भड़का रहे हैं। उन्होंने यहाँ तक कह दिया है कि जब गुवाहाटी से 40 बागी विधायकों के शव मुंबई आएंगे, तब हम सीधे पोस्टमार्टम के लिए मुर्दा घर भेजेंगे। शिवसैनिक जमीन पर है, हजारों लाखों शिवसैनिक, हमारे एक इशारा का इंतजार है बस। लेकिन हमने अभी भी संयम रखा है। तो ये कोई शक्ति प्रदर्शन करता है, कोई और क्या करता है, कोई उसका अपन ध्यान देने की जरूरत नहीं। थोड़े पागल लोग, किस नशा में है मुझे मालूम नहीं, उसको खाने में अफू चरस गांजा दे रहे क्या मुझे मालूम नहीं। हाँ, संजय राउत बागियों को मुंबई वापस आने और शिवसैनिकों का डर दिखाने में ही नहीं लगे हैं। वो ट्वीट के जरिए गुवाहाटी में बैठे बागियों पर हमला बोल रहे हैं। बागी मंत्री गुलाबराव पाटिल के पुराने वीडियो को उन्होंने ट्वीट भी किया। हमारा जो पार्टी का बाप है उसका क्यों आप इस्तेमाल कर रहे हो? आपको तो 100 बाप है उधर, कोई दिल्ली में है, कोई नागपुर में है, कोई मुंबई में है। हमारा बाप सिर्फ बाला साहब ठाकरे है। उनका जमीर मर गया है, उनका आत्मा मिला है, सिर्फ अभी उनका बॉडी बचा है, जिंदा है, जिंदा लाशें। ये तो शब्द हमारे हिंदी मराठी सब भाषा में है।
तो यहाँ तो उनकी सी बॉडी आ जाएगी, आत्मा कहाँ है? एक कार्टून मैगजीन मार्मिक के जरिए संजय राउत बाल ठाकरे और उनके छोटे भाई श्रीकांत के संपर्क में आए। कहा जाता है कि बाल ठाकरे को संजय राउत का लेखन अपने करीब लगता था, लेकिन क्राइम रिपोर्टर से करियर शुरू करने वाले संजय राउत को बाल ठाकरे की पार्टी में फूट और लड़ाई की वजह बताया जा रहा है। इसे लेकर महाराष्ट्र के पिछले विधानसभा चुनाव को दलील के तौर पर पेश किया जा रहा है, जिसमें बीजेपी और शिवसेना गठबंधन को पूर्ण बहुमत मिला था, लेकिन शिवसेना ने अपना मुख्यमंत्री बनाए जाने की जिद पर डटकर बीजेपी से नाता तोड़ लिया। कहा जाता है कि संजय राउत ने पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे को भरोसा दिलाया था कि अगर बीजेपी उनकी शर्त नहीं मानती तो वो कांग्रेस और एनसीपी के समर्थन से उनके मुख्यमंत्री बनने का ख्वाब पूरा करवाएंगे। लेकिन राउत ने अपने नेता को मुख्यमंत्री तो बनवा दिया, मगर पवार की उंगलियों पर नाचती सरकार ने शिवसेना में विद्रोह के बीच बो दिए और अब पार्टी को उसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही है। मौसमी सिंह, मुंबई, आज तक। तो इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें, शिंदे ग्रुप ने उन्होंने बाकायदा जो उनके विधायक हैं उनको बुलाया है और उनके साथ मीटिंग करेंगे और ये कहा जा रहा है कि आगे की जो रणनीति है उस पर चर्चा होगी। तो शिंदे गुट की तरफ से इन बाकी विधायकों की ये बैठक बुलाई गई है, जिसमें वो बात करेंगे कि क्या निर्णय लेना चाहिए। फिलहाल 5 जुलाई तक वो इस होटल में, यानी गुवाहाटी के जिस होटल में है अभी, उसमें ही रहने वाले हैं। आगे की रणनीति पर हालांकि चर्चा और मंथन हो रहा है। समर्थन वापसी और फ्लोर टेस्ट को लेकर इसमें जाहिर तौर पर विचार हो सकता है कि क्या समर्थन वापसी कर लिया जाए या फुल फ्लोर टेस्ट की बात की जाए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद शिंदे गुट की यह महत्वपूर्ण बैठक। पारस दामा हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। पारस, 5 जुलाई तक होटल में जरूर रह रहे हो, लेकिन रणनीति जरूर वो बना रहे हैं कि क्या रणनीति हो सकती है समर्थन वापसी को लेकर या फ्लोर टेस्ट को लेकर। यह महत्वपूर्ण बैठक चल रही है। बिल्कुल अर्पिता, पिछले 2-3 दिन से हम देख रहे हैं लगातार शिंदे ग्रुप मीटिंग कर रहे हैं, लगातार मंथन चल रहा है और यही स्ट्रैटेजी डिसाइड की जा रही होगी कि किस तरीके से मुंबई वापस लौटना है। अगर मुंबई वापस लौटना है तो किस तरीके की स्ट्रैटेजीज के साथ लौटना है, फ्लोर टेस्ट होगा तो किस तरीके से करना है, सारी चीजें जो हैं वो किस तरीके से टेबल पे लानी है, वो बेहद जरूरी होगा शिंदे गुट के लिए। शिंदे गुट के पास नंबर जरूर है, अभी पावर पोजीशन में अगर कोई व्यक्ति है पूरे महाराष्ट्र पॉलिटिक्स में तो वो है एकनाथ शिंदे, क्योंकि उनके पास एमएलए का समर्थन है। 40 से ज्यादा एमएलए की क्लेम जो है वो हर रोज करते हैं कि हमारे पास 40 से ज्यादा ऐसे विधायक हैं जो हमारे सपोर्ट में हैं। उन्होंने जब राज्यपाल को चिट्ठी भेजी थी तब भी 38 नाम जो थे वो सिग्नेचर के साथ गए थे। अर्पिता, ऐसे में एक चीज ये है सामने आती है कि कितने कॉन्फिडेंट है एकनाथ शिंदे, मगर स्ट्रैटेजीज, रणनीति बनाना बेहद जरूरी है। 5 जुलाई तक भले वो गुवाहाटी होटल में रहेंगे, बट स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। आगे प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा वो बेहद जरूरी होगा, क्योंकि सियासत जिस हिसाब से पूरे महाराष्ट्र में चल रही है वो एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। एक तरफ शिवसेना है जो लगातार कोशिश कर रही है कि किसी तरीके से जो है बागी एमएलए वापस आ जाए। वो ये भी दावा कर रही है कि एक बार ये बागी एमएलए गुवाहाटी से मुंबई वापस आए तो कुछ लोग जो है हमारी तरफ हो जाएंगे। तो इन सारे वाद विवाद के बीच, इन सारी चीजों के बीच एक चीज जो है वो क्लियर है कि स्ट्रैटेजी जरूर एकनाथ शिंदे का जो ग्रुप है वो बना रहे होंगे। अलग अलग तरीके से मंथन जो है वो जारी है। 2-3 दिन से लगातार ये मीटिंग्स कर रहे हैं और लगातार एमएलए जो है वो गुवाहाटी पहुंच रहे हैं। तो बेहद महत्वपूर्ण मीटिंग अभी चल रही है और इसमें ये सारे मुद्दे डिस्कस किए जाएंगे। कल जिस तरीके से माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है उस पर मंथन हो सकता है। बाकी किस तरीके से फ्लोर टेस्ट अगर होता है तो उसमें आगे बढ़ना है, उस पर मंथन हो सकता है। बहुत सारे ऐसी सियासी हलचल हैं जिन पर मंथन हो सकता है। ठीक है पारस, कुल मिलाकर देखिए यहां ये भी खबरें आ रही हैं कि बीजेपी और शिंदे ग्रुप के बीच में भी बातचीत हो रही है। 29 मंत्री पद अपने पास रखने की बातचीत हो रही है, तो ये कवायद भी हो रही है। इस पर मेरा अगला सवाल आपसे होगा, लेकिन जल्दी से जरा अनुपम का रुख कर लेते हैं। अनुपम, यहां एक तरफ तो देखिए इनकी अपनी मीटिंग और दूसरी तरफ बीजेपी के साथ भी इनकी मीटिंग चल रही है और तीसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि इनका कुनबा और बढ़ने वाला है, यानी 2-3 और विधायक हैं जो मुंबई से गुवाहाटी पहुंच सकते हैं। क्या ताजा अपडेट? जी बिल्कुल, देखिए ताजा अपडेट यही है कि अभी जो सुबह से एक खबर सामने आ रही है कि एक और विधायक यहां पहुंच सकते हैं। तो ऐसे में जो संख्या है वो 48 के आसपास है निर्दलियों को अगर हम मिला लें, और शिवसेना के विधायक 39 हैं। और अगर एक और विधायक यहां पहुंचते हैं तो सिर्फ शिवसेना के ही 40 विधायक हो जाएंगे। तो ये कोशिश लगातार एकनाथ शिंदे गुट की जारी है कि किसी भी तरह नंबर को और ज्यादा बढ़ाया जाए, क्योंकि आशंका है कि मुंबई पहुंचते ही ये नंबर हो सकता है घट जाए। दूसरी ओर 12 बजे आज एक मीटिंग अभी थोड़ी देर में ही होने वाली है यहाँ पर
एकनाथ शिंदे गुट की अहम बैठक है। इसमें आगे की रणनीति तय करना है, खासतौर पर किस तरीके से अब आगे बढ़ना है। गवर्नर से सीधे अप्रोच करना है, बीजेपी से बात चल रही है, किस तरह की बातचीत है, किस तरह से आगे बढ़ना है, क्या गवर्नर स्वतः स्फूर्त कॉल लेंगे या ये गवर्नर के पास जाएंगे, इन सब बातों पर भी चर्चा अभी फिलहाल होनी है इसी होटल में जहां पर ये एकनाथ शिंदे गुट ठहरा हुआ है। 12 बजे की मीटिंग है। बिल्कुल, तो देखिए 12 बजे ये मीटिंग शिंदे ग्रुप की तरफ से होनी है, जिस पर आगे की क्या रणनीति होगी इस पर चर्चा होगी। वहीं ये भी खबरें आ रही है कि बीजेपी के साथ भी चर्चा चल रही है और बीजेपी के साथ सरकार बनाने को लेकर कितने मंत्री पद हो सकते हैं, किसको क्या मिल सकता है, इस पर भी चर्चा चल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम सहयोगी का जुड़ने के लिए।